सभी साथियों का मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने जो उपस्थित हुआ हूँ वो इस प्रकार से हम भूगोल की श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स जो आते हैं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, चाहे वो नेट के हो, चाहे सेट के हो, और चाहे वो डीएसएसबी के हो, केवीएस के हो, या नवोदय विद्यालय के हो, या राजस्थान के अंदर स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर से संबंधित हो। उन सबसे संबंधित हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज मैंने ये एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है और उसमें मेरी तरफ से और मेरी जो टीम है उसकी तरफ से हमने हर संभव प्रयास किए हैं कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें सम्मिलित किया जाए जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकें, इस प्रकार के प्रयास किए हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के सुझाव आमंत्रित रहेंगे कि यदि इसमें किसी प्रकार की सुधार और करने की आवश्यकता हो तो आप ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में इस प्रकार के सुझाव दें कि भी इस वीडियो के अंदर अगर ऐसी चीज़ें अगर इंक्लूड की जाएं तो वो कंपटीटर के लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। हमने हमारी तरफ से सारे प्रयास करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हर चीज़ के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई कमियां ज़रूर होती हैं। तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगें उसके साथ साथ में जो कमियां हैं उनको ज़रूर सुझाव ज़रूर दें। हो सका तो पीजीसी क्लासेज नौर के अंदर हम जल्द ही आपका स्वागत है और जल्द ही हम देखेंगे कि समय मिला तो ऐप लॉन्च करेंगे और आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहा तो निश्चित रूप से ऑनलाइन काम करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ में इन शब्दों के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आज के जिस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि विश्व के भूगोल का ज्वालामुखी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन के अंदर, यानी आप यूं कह सकते हो रीट से लेकर के आरएस तक राजस्थान के अंदर बात करें, चाहे उसमें सेकंड ईयर का हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, या फिर सेंटर लेवल की अगर बात करें तो आप डीएसएसबी की बात कर सकते हो, केवीएस की बात कर सकते हो, नवोदय की बात कर सकते हो, नेट के अंदर बात कर सकते हो, या निकटवर्ती जो राज्य हैं चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यानी आप किसी भी स्टेट का एग्जाम अगर दे रहे हो जहां पे ज्योग्राफी से संबंधित जो टॉपिक है उनमें ज्वालामुखी का टॉपिक निश्चित रूप से सिलेबस के अंदर होता ही होता है। और इस टॉपिक के अंदर हमने जो काम करने का प्रयास किया है, इस प्रकार से प्रयास किया गया है कि चाहे आप किसी भी कंपटीशन को देकर के आए तो मेरे विचार से हम अधिकतम उन चीज़ों को कवर कर पाएं जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इनमें वो चीज़ें सारी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है कि एक विद्यार्थी के मन में ये शंका होती है जब वो पढ़ता है तो कि भाई प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पेपर में उनको हल करें। तो यहाँ पर मैंने जो प्रयास किया है वो इस प्रकार से प्रयास किया है कि डाटाबेस अगर प्रश्न पूछेंगे तो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और एनालिटिक विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको हम किस प्रकार से हल करें। जो आज तक अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक की समझ विकसित करेंगे। यदि हमारी किसी टॉपिक के प्रति अगर समझ विकसित हो जाती है तो हमारे मन में जो भय होता है कि पेपर में पता नहीं सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों से आप भय से मुक्त हो जाओगे। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको उस टॉपिक की थीम को समझना कि उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वो थीम समझ में आ जाती है तो फिर आपका उस टॉपिक से संबंधित भय मुक्त हो जाओगे। आपको हर टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर है, अलग अलग जो भर्तियां होंगी उनके अंदर अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिकों को चूज कर सकते हैं और उस टॉपिक को सर्वोत्तम करने का प्रयास कीजिए ताकि हम कंपटीशन के अंदर वो सारी चीज़ें अच्छे से कर सकें जो दूसरे कंपटीटर नहीं कर रहे हैं। दूसरों से आपको अलग कैसे होना है उसके ऊपर भी हम साथ साथ में बात कर लें कि इन प्रश्नों के अंदर एक कंपटीटर कहाँ कहाँ पे गलतियां करता है वो हमें नहीं करनी है और उस टॉपिक के अंदर किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ में हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है विश्व के भूगोल के अंदर ज्वालामुखी। इस टॉपिक के अंदर अध्ययन बिंदु लिखे हम
इनके ऊपर शुरुआत के अंदर यानी एक आपके पहले सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो एक माइंड मैप होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि भाई हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या जा रहे हैं और कहां से कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर ये पिक्चर अगर आपके दिमाग में इतनी सिक है तो मैं ये मानता हूं कि आपका लगभग 50% जो समझ है वो आप की टॉपिक से संबंधित यानी 50% चीजें जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि हमारे इस टॉपिक में ये बातें हैं और इनके संदर्भ में अध्ययन करना है, तो आपकी 50% समस्या तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक माइंड मैप नहीं बनता है तब तक एक तारतम्यता नहीं बनेगी उस टॉपिक के संबंध में और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहां पर हमने कुछ अध्ययन बिंदु लिखे हैं। ज्वालामुखी की बात करेंगे, ज्वालामुखी क्रिया की बात करेंगे, ज्वालामुखी उद्गार के कारण की बात करेंगे, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उसकी बात करेंगे, ज्वालामुखी के अंग के संदर्भ में, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी से निर्मित शिलाकृतियां, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित गौण स्वरूप और ज्वालामुखी का विश्व वितरण और ज्वालामुखी और प्लेट। मैं संक्षिप्त में पहले टॉपिक पढ़ाने से पहले थोड़ी सी बात इनके ऊपर करना चाहूंगा कि यहां से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां हमें ज्यादा फोकस करना है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया बहुत साधारण से प्रश्न होते हैं इस टॉपिक में। यानी भूगर्भ से गर्म तप्त मैग्मा जो किसी दरार या छिद्र से, आप यूं कह सकते हो कि ये एक सरफेस है, यहां एक छिद्र से या एक दरार से जब बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी कहते हैं। और गर्म तप्त मैग्मा की जो धरातल के अंदर उत्पत्ति होती है वहां से लेकर के अंदर और बाहर जमने तक की जो समस्त क्रिया होती है वो सारी की सारी आपकी ज्वालामुखी क्रिया कहलाएगी। यहां से कोई बहुत बड़ा प्रश्न हमारा नहीं बनता है। उसके बाद में ज्वालामुखी उद्गार के कारण कौन कौन से होते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कई बार साधारण सा प्रश्न हो जाता है। यहां पर हम देखेंगे कि भी मैग्मा की उत्पत्ति होती है, मैग्मा ऊपर उठता है, फिर प्लेटों का अगर विस्थापन होगा और बाहर आता है, तो इस प्रकार की आपके सामने ऐसा प्रश्न हो सकता है बहुत साधारण सा कि ज्वालामुखी उद्गार के कौन कौन से कारण हो सकते हैं या कौन से कारण नहीं है, या कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ऐसा सवाल। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है। निकलने वाले पदार्थ अगर आप देखोगे तो जलवाष्प के ऊपर हम चर्चा करेंगे, गैसें जो होती हैं विविध प्रकार की उससे करेंगे, और विखंडित जो पदार्थ होते हैं वो यहां से निकलते हैं और लावा। तो इनके संबंध में यहां से कई बार हमारा सवाल पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगा, या विखंडित पदार्थों के संदर्भ में अलग अलग आपके सामने वो प्रश्न दे देगा। ज्वालामुखी के अंग से संबंधित बहुत साधारण से प्रश्न होते हैं। कई बार नली की बात कर लेता है, क्रेटर की बात कर लेता है, तो यहां से कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। ज्वालामुखी के प्रकार, इस टॉपिक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनेंगे कि भाई ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं। यहां पे हम इसको दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक तो सक्रियता के आधार पर जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और दूसरा हम करेंगे उद्गार के आधार पर। तो सक्रियता के आधार पर फिर कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसमें सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं, शांत ज्वालामुखी की बात करते हैं। यहां से सबसे ज्यादा सवाल आपके किस प्रकार से होंगे, या तो आपसे ऐसा सवाल हो सकता है कि ये ज्वालामुखी कैसा है, या फिर आपके सामने ऐसा हो सकता है कि ज्वालामुखी का नाम दे देंगे और जैसे फ्यूजिया में दिया है कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि किस राष्ट्र से संबंधित है, तो आपने बताया कि जापान से संबंधित है। बैरन दे दिया तो इसका मतलब अंडमान निकोबार से संबंधित है या भारत से संबंधित है। नारकोंडम की बात की तो हमने कह दिया भारत से संबंधित है। एक सवाल आपके सामने ऐसे हो सकते हैं। तो यहां से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी का संबंध किस राष्ट्र से है, या वो कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय है या प्रसुप्त है या शांत है। उद्गार के आधार पर अगर हम देखेंगे तो दरारी उद्भेदन से संबंधित आपके सामने सवाल पूछे जाते हैं कि कौन को दरारी उद्भेदन कब हुआ या उसके एग्जाम्पल कौन से हैं। फिर ज्वालामुखी से निर्मित शिलाकृतियों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें दो प्रकार की शिलाकृतियों का हम जिक्र करेंगे। एक बाह्य शिलाकृतियां होंगी, एक आंतरिक शिलाकृतियां होंगी। तो आंतरिक जो शिलाकृतियां होती हैं जिसमें बैथोलिक, लेकोलिथ, सिल, डाइक, फेकोलिथ, इनके ऊपर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। आपको मानचित्र के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है या उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा जिससे सवाल पूछे जाते हैं। फिर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित गौण स्वरूप, यानी जब ज्वालामुखी आने के बाद में जब आप देखते हो कि बची खुची जो सिस्टम होगा उसके अंदर गैसर की बात करेंगे, धुआरे की बात करेंगे, सोल्फ तारा की बात करेंगे, तो साधारण सा 2 या 3 सवाल आपके यहां से बनते हैं। ज्वालामुखी के विश्व वितरण से संबंधित कई बार सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी का अगर विश्व वितरण देखेंगे तो
आप देखेंगे इसको मोटे तौर पे 3 भागों में या 4 भागों में बांटा गया कि प्री प्रशांत मेखला की बात करेंगे, मध्य अटलांटिक कटक वाला जो क्षेत्र है उसकी बात करेंगे, या मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे, और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है वहां से संबंधित। ज्वालामुखी और भूकंप का जो वितरण होता है वो लगभग एक ही जैसा है, इसलिए यहां से भी सवाल आपके सामने आएंगे कि प्री प्रशांत मेखला से संबंधित कौन से ज्वालामुखी हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित कौन से हैं, या मध्य अटलांटिक पेटी से संबंधित कौन से ज्वालामुखी हैं। तो इस बिंदु से संबंधित भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी और प्लेटें, यानी प्लेटों के साथ में अभिसारी प्लेटों की बात करेंगे, या विनाशात्मक प्लेट कह दीजिए, रचनात्मक या अपसारी प्लेटों की बात करेंगे, या संरक्षी प्लेटों की बात करेंगे। प्रश्न आता है कि इनके सहारे ज्वालामुखी और प्लेटों में कैसा संबंध पाया जाता है। तो एक प्रश्न हमारा यहां से बनता है प्लेटों से संबंधित। तो इस प्रकार से इस मोमेंट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अगर एक माइंड मैप आपके दिमाग में है तो मेरे विचार से बहुत सारी समस्या हमारी हल हो जाती हैं कि भी इस बिंदुओं के संदर्भ में हमें आगे चलते हुए बढ़ना है। और निश्चित रूप से आप देखते हो कि एक या दो सवाल, एक कह दीजिए या दो कह दीजिए, कई बार इस टॉपिक में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार एक। निश्चित रूप से जहां पे ये टॉपिक आपके सिलेबस में है वहां सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये हमने अध्ययन बिंदु के ऊपर चर्चा कर ली। अब आगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस किस प्रकार से बातें करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पे एक साइड के अंदर एक चित्र दिखाने का प्रयास किया है ज्वालामुखी का। और अब बात आती है कि बहुत सारी बार क्लास के अंदर जब विद्यार्थियों से पूछते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है या ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, हम उत्तर नहीं दे पाते और हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल हो गया। बहुत ही साधारण सी बात है। ज्वाला का मतलब होता है आग और मुखी का मतलब होता है मुख, यानी जिस किसी मुख से, ये आप यूं कह सकते हो सरफेस है, धरातल है, इसके ऊपर एक छिद्र भी हो सकता है, एक दरार भी हो सकती है। जैसे हमने ये कह दिया, ये आपने देखा कि ये एक दरार हो सकती है, ये आपका एक छिद्र था। तो इस छिद्र से या दरार से जब गर्म तप्त पदार्थ जो बाहर निकलता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। यानी बहुत साधारण सा आग की तरह, क्योंकि गर्म जो चट्टानें गर्म हुई थी तप करके वो आग जैसी दिखाई देती हैं, बाहर निकलती हैं, इसलिए इसको कह दिया ज्वालामुखी। बहुत आपसे कोई ऐसा विशेष प्रश्न यहां से नहीं बनेगा, लेकिन जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए कि भी क्या चीज है। दूसरा मैं यूं कहूं कि इस प्रकार से जैसे एक घरों के अंदर आपने देखा होगा हमारी जो पानी की जो पाइप होती है वो अगर फट जाती है ना तो वो उसमें एक छिद्र से भी बाहर निकल सकता है पानी, एक दरार से भी बाहर निकल सकता है। तो ज्वालामुखी उसे कहेंगे जब किसी एक बिंदु से कह दीजिए, एक दरार से कह दीजिए, या एक जो मुख होगा उससे जब गर्म तप्त पदार्थ बाहर निकलेगा उसको हम कहेंगे ज्वालामुखी। दूसरा लिखा है ज्वालामुखी क्रिया। इसमें और इसमें फर्क क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के अंदर वो सारी चीजें सम्मिलित हैं, जैसे यहां पर मैग्मा की उत्पत्ति हुई है और मैग्मा की उत्पत्ति होने से लेकर के जब यह बाहर तक आता है उस दौरान मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर के लावा, क्योंकि जब मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाएगा यानी सरफेस के ऊपर आता है तो उसको हम बोल देते हैं लावा, और जब आंतरिक भाग में है तो उसको हम कहेंगे मैग्मा। अब मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर के लावा तक की समस्त क्रियाएं आपकी ज्वालामुखी क्रिया के अंदर आएगी। यहां पर इसके आंतरिक भाग के अंदर जमा होने वाली स्थलाकृतियां भी आएंगी और इसके बाहरी भाग के अंदर जैसे शंकु की बात करते हो, ज्वालामुखी डार्ट की बात करेंगे या क्रेटर की बात करते हो, वो सारी इसमें सम्मिलित होती हैं। तो क्रिया के अंदर उत्पत्ति से लेकर के उसके बाहर आने तक और उसके जमाव होने तक की सारी बातें सम्मिलित की जाएगी। तो मेरे विचार से आप आसानी से समझ सके होंगे, इसमें केवल किसी छिद्र से बाहर आ रहे हैं, इसमें उत्पत्ति से लेकर के उसके जमा होने तक की सारी क्रियाएं सम्मिलित की जाएंगी। 2 ही शब्द आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो अगला बिंदु जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ज्वालामुखी उद्गार दिया जाएगा
या उत्पत्ति से संबंधित कौन से कारण है? बहुत साधारण सा प्रश्न है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब भी ये गर्म तप्त पदार्थ जो अभी हम बात कर रहे थे वो बाहर क्यों आता है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो वो बाहर तभी आ पाएगा जब मैग्मा की उत्पत्ति हुई। अब दिमाग में कई बार ऐसे आता है कि मैग्मा, बार बार बोल रहे हैं मैग्मा है क्या? कुछ भी नहीं है। चट्टानें जो थी वो रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण पिघल गई, और पिघलने के कारण आप यूं कह सकते हो कि वो आग की भांति बनी है। और ये गर्म तप्त पदार्थ की यहां पे सबसे पहले उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति होगी तो ही वो बाहर आ पाएगा। तो यहां पे हमने लिखा है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण या उद्गार के कारण। सबसे पहले लिख दिया कि मैग्मा उत्पन्न होना चाहिए। जब तक मैग्मा की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक ज्वालामुखी आ ही नहीं सकता। दूसरी आप देखेंगे कि ये ऊपर उठना चाहिए। यहां पे यही इस डायग्राम के अंदर दिखाने का प्रयास किया गया है कि यहां पर आप देखोगे कि उत्पत्ति के बाद में ऊपर उठ रहा है। यह बिंदु यहां पे लिख रखा है कि भूगर्भ में मैग्मा की उत्पत्ति की बात करी। भूगर्भ से मैग्मा का ऊपर उठना, इसके ऊपर बात की गई। फिर आप यूं कहेंगे कि जब तक वो बाहर नहीं आ पाएगा, जब तक ऊपर अगर मोटी चट्टानें होंगी या दबाव अगर हटेगा नहीं, तो फिर ये मैग्मा यहां पर दबा पड़ा रहेगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई ये ऊपर उठा और यहां से ये जो चट्टान थी वो विस्थापित होनी चाहिए, एक दूसरे से दूर होंगी, गैप होगी, यानी हमारी पानी की जब पाइप जब तक फटेगी नहीं तब तक पानी बाहर नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार से इनके अंदर विस्थापन होना चाहिए, तो दबाव कम होगा, विस्थापन होगा, तो यहां से ये बाहर आ पाएंगे। तो मेरे विचार से ये बात आप समझ चुके होंगे। बहुत मुश्किल सा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक प्रश्न आपका यहां पर जो बनेगा वो सिर्फ इतना ही बनेगा कि ज्वालामुखी के उद्गार के कारण क्या है या उत्पत्ति के कारण क्या है। बहुत आसानी से भूगर्भ के अंदर मैग्मा की उत्पत्ति आपने बता दी। ऊपर उठेगा, चट्टानें मूवमेंट होंगी, दबाव आपका कम हुआ है तो चट्टानें मूवमेंट हो रही है। ये 3-4 कारक आपके सामने हो सकते हैं जिनसे संबंधित आपके सामने सवाल ऐसा बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पत्ति के हैं या कौन से कारक नहीं हैं। आपको कोई 4 कारक, 3 कारक ऐसे सवाल बना देगा। नेक्स्ट हमने बात की थी कि यहां से सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि भाई ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, 4 चीजों के ऊपर यहां पे हम चर्चा करेंगे। एक बात करेंगे जलवाष्प के ऊपर, दूसरी बात करेंगे अन्य गैसों के ऊपर, तीसरी बात करेंगे विखंडित पदार्थ के ऊपर, और चौथी बात करेंगे हम लावा के ऊपर। ये 4 चीजें। अब यहां से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, यानी जब अभी आपने कहा था कि भी भूगर्भ के अंदर इस प्रकार से ये मैग्मा जब बाहर आता है और जब अंदर तक होता है तब तक तो उसको हम मैग्मा कहते हैं, जब बाहर आएगा तो उसको लावा कहते हैं। जब ये बाहर आएगा तो उस दौरान अपने साथ में क्या क्या चीजें लेकर के आएगा, तो आप देखेंगे कि जो सबसे अधिक मात्रा, हमने कहा कि 4 चीजें इसके साथ में इंक्लूड करेंगे। जलवाष्प की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, विखंडित पदार्थों की बात करेंगे और लावा की बात करेंगे। अब इसके ऊपर आप आगे जाकर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भाई सबसे ज्यादा इन चारों के अंदर अगर बात करें तो क्या निकलेगा? जलवाष्प की मात्रा। आपके सामने आता है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सर्वाधिक मात्रा में किस पदार्थ का या किसका बाहर निकलेगा, क्या चीजें बाहर निकलेंगी, तो हमारा उत्तर होगा जलवाष्प। क्योंकि टोटल में 60 से लेकर के 90% तक यह भी सवाल पूछा जाता है। आगे लिखा भी है, ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी? आपकी जलवाष्प है। आपके सामने ऑप्शन में आएंगे, जैसे उसने जलवाष्प दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया, और ज्वालामुखी से निकलने वाली सर्वाधिक मात्रा के अंदर गैस कौन सी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जलवाष्प। टोटल की अगर बात करते हो तो 60 से 90%। दूसरा सवाल ये हो गया, यानी यहां से आपके इस लाइन से 2 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। ये बहुत साधारण सी बात कर दी कि अन्य गैसों के अंदर कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें निकलेंगी। अगला जो सवाल बनता है वो विखंडित पदार्थों से संबंधित बनेगा। विखंडित पदार्थों का मतलब हो गया कि कुछ छोटे पदार्थ बाहर निकलेंगे, कुछ बड़े पदार्थ बाहर निकलेंगे। यहां से कैसे सवाल आएंगे आपके सामने, ऐसे ये पूछा जाएगा। टफ की बात करेंगे,
पायरोक्लास्टिक की बात करेंगे, लेपिली की बात करेंगे, स्कोरिया की बात करेंगे, बम की बात करेंगे और ब्रेशिया की बात करेंगे। अब टफ है, बहुत साधारण सी बात है, यानी अत्यंत महीन कोई चीज होती है उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अगर याद रखने के हिसाब से मैं बात करूं तो आप ये कह देंगे कि भी जब ज्वालामुखी के द्वारा जो पदार्थ बाहर निकल रहे थे अत्यंत महीन है, जिनको पहचानना वास्तव में मुश्किल है, तो उसको हमने क्या लिख दिया, टफ। तो आपके सामने सवाल क्या आएगा, एक सवाल तो ऐसा हो सकता है, ज्वालामुखी से विखंडित पदार्थ कौन सा है या कौन सा नहीं। जैसे उसने 4 शब्द दिए, टफ दे दिया, पायरोक्लास्टिक दे दिया और लेपिज, मैंने यहां पे एक शब्द दिया है लेपिज, और एक दे दिया ब्रेशिया। तो इसका मतलब ये 3 चीजें तो निकल रही थी जो अभी हमने ऑप्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग। भी टफ की बात कर लेंगे, पायरोक्लास्टिक की बात कर लेंगे, ब्रेशिया की बात कर लेंगे। यहां पे एक शब्द लिखा है लेपिज और यहां पे लिखा है लेपिली। पेपर के अंदर कई बार जब वहां पे हम जाते हैं तब ये दिमाग में नहीं रहता कि लेपिली और लेपिज में फर्क नहीं कर पाते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि जब प्रश्न इस प्रकार के आते हैं ना आपके सामने, केवल एक ठीक है, एक दो ठीक है, एक दो तीन ठीक है, या एक दो तीन और चार ठीक है, उस स्थिति के अंदर आपको ये तंग करेगा। क्यों? तब हमें यह लगता है कि हम लेपिली शब्द को तो भूल गए और लेपिज हमें ऐसे लगेगा कि हमने ज्वालामुखी वाले में पढ़ा था। तो बुझी लेपिज किससे संबंधित है? ये जब आप कारस्ट स्थलाकृतियों की बात करते हो, भूमिगत जल के द्वारा जब ऊपरी जो सतह होती है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेपिज बोलते हैं। तो यहां पर जो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है वो इस शब्द को, ये बार बार पेपर के अंदर वो साथ में देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी से निकलने वाले हैं या कौन से विखंडित पदार्थ है नहीं है। तो एक सवाल हमारे सामने इस प्रकार का यहां से बनेगा। दूसरा इनका इस प्रकार से आपके सामने सुमेलित करवाएगा वो कि भाई टफ क्या चीज है, ब्रेशिया क्या चीज है, पायरोक्लास्टिक क्या चीज है, लेपिली क्या चीज है, बम क्या चीज है। टफ की बात कर ली, बहुत ही महीन या बारीक कण थे उसको हमने टफ कह दिया। दूसरा लिखा है पायरोक्लास्टिक, यानी आप यूं कह सकते हो ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल या जो राख के कण होते हैं उसको हम बोलेंगे पायरोक्लास्टिक, धूल और राख के कण। तीसरा लिखा है लेपिली, जैसे मटर के जो दाने होते हैं उसके समान अगर ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं तो उसको हम बोलेंगे लेपिली। अगला लिखा है स्कोरिया, चने के दाने के समान। तो बोले जी हम याद कैसे रखेंगे? याद तो हमें इसी प्रकार से इनको याद रखना पड़ेगा कि चने के दाने के समान थे, उस विखंडित पदार्थ को क्या कहेंगे? तो उसको हम कह देंगे स्कोरिया। अब बम अपने आप ही याद रह जाएगा, बम तो वैसे ही बड़े बड़े होते हैं, तो इसका मतलब बड़े बड़े जो विखंडित पदार्थ होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बम कहेंगे। यहां पे लिखा है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। ब्रेशिया, त्रिभुजाकार कह दीजिए, या हम यूं कह सकते हैं 3 कूंट वाले ऐसे जो पत्थर होते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान निकलने वाले होंगे, उसको हम कहेंगे ब्रेशिया। यहां पे लिखा है त्रिभुजाकार आकृति वाले। एक चीज और लिखी है लहर, यानी ज्वालामुखी क्षेत्रों में होने वाला पंख प्रवाह, जब यानी या लिखा है ज्वालामुखी लावा का प्रवाह। ज्वालामुखी जब सतह के ऊपर आया तो इस प्रकार से फैल जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको आप लहर कह सकते हो, या पंख प्रवाह एक तरह से ज्वालामुखी का हो गया, उसको हम लहर नाम दे देंगे। नीचे हमने अभी बात की थी कि लेपिज, ये लिखा है चूना प्रधान क्षेत्रों में अप्रदनात्मक निर्मित उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। 2-3 चीजें यहां पर ध्यान रखनी है, इतना कोई मुश्किल सी बात नहीं है। आपके मेरे विचार से कुछ शब्द तो याद हो गए होंगे। जैसे टफ की बात की मैंने, तो आपके दिमाग में आया कि बहुत ही महीन जो कण होंगे जिनको पहचान पाना, आपके दिमाग में एक पिक्चर आप इस प्रकार से रखना कि जिनको पहचान पाना मुश्किल है उसको हमने टफ बोल दिया। बम आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगा, बम है तो इसका मतलब बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर बाहर निकल रहे थे उसको हमने बम बोल दिया। ब्रेशिया भी आप पहचान जाओगे कि भाई ब्रेशिया क्या है, 3 कूंट वाले जो पत्थर थे जो बाहर निकल रहे हैं उसको हमने ब्रेशिया बोल दिया। अब आपके सामने एक शब्द आया पायरोक्लास्टिक, तो आपने कह दिया राख और धूल के समान जो कण थे उसको हमने पायरोक्लास्टिक बोल दिया। अब 2 शब्द बचे हैं, एक तो मटर के दाने के समान है तो उसको क्या बोलेंगे, चने के दाने के समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो जब आप देखेंगे कि मटर के दाने के समान है उसको लेपिली, ये खास तौर से ध्यान रखना, ये लेपिज शब्द नहीं है, लेपिली है। और चने के दाने के समान है तो उसको आपने बोल दिया स्कोरिया, यानी चने को आपने एक स्कोर दे दिया कोई ना कोई।
लहर के ऊपर हमने बात करी ली कि जब लावा है वो इस प्रकार से लहर के रूप में सतह के ऊपर फैल जाता है तो उसको हम लहर कहते हैं। तो यहां कई बार सवाल पूछे जाते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थों से संबंधित विखंडित पदार्थों के संदर्भ में। मेरे विचार से समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो जरूर सुझाव देना। अगला जो बिंदु हम 4 नंबर की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी हम जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के ऊपर बात की तो 3 चीजों के ऊपर चर्चा करके हैं आप। जलवाष्प के ऊपर बात की, अन्य गैसों की बात की, विखंडित पदार्थ की बात की, और नेक्स्ट जो हम करेंगे वो लावा के ऊपर बात करेंगे। अब यहां से कई सवाल पूछे जाते हैं भाई, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और फिर ठोस हो जाता है, जब बाहर आएगा तो उस मैग्मा को हमने क्या बोल दिया? लावा। यह भी कई बार सवाल आता है कि मैग्मा जो धरातल के ऊपर पहुंचता है तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारेंगे? लावा। और गर्म तप्त पदार्थ जब भूमि के अंदर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। यह सवाल भी पूछा गया, लावा से संबंधित पूछ लिया और मैग्मा से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया, अलग अलग पेपरों के अंदर अलग। यहां जो आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश की गई है, इससे संबंधित कई बार सवाल आते हैं। वो आपसे तुलना करवाता है अम्लीय लावा की और बेसिक कह दीजिए या पेठिक लावा की। अब इसमें 3 तरीके की बात आपके सामने पूछेगा। एक तो सिलिका की मात्रा के संदर्भ में बात करता है, गाढ़ेपन के संदर्भ में बात करता है, गलनांक के संदर्भ में बात की जा सकती है और शंकु की आकृति के संबंध में बातें की जाती है। यहां कैसे सवाल पूछे जाएंगे आपके सामने? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि वो आपको देगा कि अम्लीय लावा और बेसिक लावा। पहले तो एक समझने का प्रयास ये करना है कि अम्लीय लावा उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और लावा जो होता है वो ज्यादा गाढ़ा होगा। जब ज्यादा गाढ़ा होगा ना तो जो शंकु बनेगा वो इस प्रकार की आकृति का बनेगा, जिसको आप उन्नतोदर कह सकते हो। उन्नतोदर मतलब जिसका उन्नत है उदर, ये इस प्रकार से। देसी भाषा में ये कह दो मोटा पेट वालों, जिसका पेट बाहर की तरफ निकला होता है। उन्नत मतलब विकसित हो गए। ज्यादातर आजकल उन्नतोदर ही मिलते हैं, और उन्नतोदर कब होते हैं? जब उसमें गाढ़ेपन की मात्रा ज्यादा आ जाती है, वसा ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होता है, तो उन्नतोदर होता है। याद रहने के विचार, मेरे विचार से ठीक रहेगा। तो हमने कह दिया कि भाई उन्नतोदर है। अब ये तो पता चल गया कि भाई गाढ़ा है तो दूसरा फिर क्या होगा? ये गाढ़ा है तो दूसरा पतला होगा। अगर अम्लीय लावा उन्नतोदर है तो बेसिक लावा फिर क्या होगा? नतोदर। नतोदर मतलब जिसका झुक गया है, उदर मतलब पेट, संधि विच्छेदित की गई है, यानी जगह में पेट मां बड़ेड़ो हुए बे क्या होगा? नतोदर। और जगह में पेट बारह एड़ो हुए बे हो जाएगा उन्नतोदर। अब सवाल एक तो ये हो गया, उन्नतोदर इसकी आकृति होगी। अब क्यों हो गया? क्योंकि आप कभी भी देखना कि जिसमें श्यानता ज्यादा होगी, गाढ़ेपन की मात्रा ज्यादा होगी, वो ज्यादा नहीं फैल पाएगा। तो इसीलिए आप एक शहद है उसको बिखेरिए, वो थोड़ी दूरी तक फैलेगा, और अगर आप पानी को अगर बिखेरते हो तो वो ज्यादा दूरी तक फैल जाएगा, क्योंकि उसकी श्यानता कम होती है, शहद की ज्यादा होती है। इसी प्रकार से इसकी जो अम्लीय जो लावा होता है, इसके अंदर जो पदार्थ निकल रहे हैं उसकी श्यानता या गाढ़ेपन की मात्रा ज्यादा है, और इसीलिए ये उन्नतोदर आकृति के अंदर बनेगा, जो शंकु बन रहा है। शंकु तो इसमें भी बन रहा है, लेकिन ये शंकु क्या है? ज्यादा दूरी तक फैल गया तो ये इसकी आकृति नतोदर होगी। आपके सामने यहां इन दोनों के कंपैरिजन प्रश्न कैसे हो सकते हैं? लाइनें दे सकता है। कई बार हम ये कहते हैं कि जी वो तो हमने कुछ नोट्स में अलग पढ़ा था, या किसी ने पढ़ाया वो अलग था, उसने सवाल अलग तरीके के पूछ लिए, ऐसा हम दोषारोपण करते हैं। यहां कैसे कैसे सवाल आपके सामने बहुत सरल से भी हो सकते हैं, बहुत मुश्किल भी पढ़ाए जा सकते हैं। जैसे वो कहेगा कि अम्लीय शंकु की तुलना में बेसिक शंकु के अंदर या पेठिक शंकु के अंदर सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। इसका मतलब ये बात है ठीक है। आपसे पूछ रहा है वो प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। दूसरा कथन उसने दिया कि अम्लीय लावा में गाढ़ेपन की मात्रा अधिक होती है, जबकि पेठिक लावा के अंदर गाढ़ेपन की मात्रा कम होती है। क्योंकि जब गाढ़ा होगा तो इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर वो पिघलेगा,
इसलिए तीसरा जो प्रश्न है कि अम्लीय लावा का गलनांक अधिक होता है किसकी तुलना में, बेसिक लावा की तुलना में। और चौथा उसने दे दिया कि अम्लीय लावा की आकृति नतोदर होती है जबकि बेसिक लावा की आकृति उन्तोदर होती है। इसका मतलब यहां पर जो चौथी बात थी वो उसने क्या कर दी, हमारे सामने गलत कर दी। क्यों, अम्लीय जो लावा है उसकी आकृति तो उन्तोदर है और बेसिक लावा की आकृति नतोदर है। दोनों चीजें, एक जो मैं बात करना चाहूंगा कि कंप्यूटर अधिकांशतः इन दोनों चीजों के ऊपर बात करते हैं। जब आप दोनों चीजें अगर याद करने का प्रयास करते हो ना, तो कहीं ना कहीं जब पेपर तक पहुंचते पहुंचते गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप एक चीज के ऊपर फोकस रखें जहां दो चीजें की बात आती है। एक तो डाटा कम कलेक्ट करने पड़ेंगे, माइंड के अंदर जो मेमोरी है वो ज्यादा भरेगी नहीं। यहां आपने देखा कि अम्लीय लावा की बात है, इसका मतलब बेसिक तो जस्ट इसका उल्टा ही है। आपने कह दिया कि अम्लीय लावा गाढ़ा ज्यादा है, इसका मतलब सिलिका की मात्रा उसमें ज्यादा है। ज्यादा गाढ़ा है तो चर्बी जिसकी ज्यादा बढ़ी हुई होती है ना, उसको बर्न करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज्यादा बिना भाग दौड़ करनी पड़े, फिर वो कोई उन्तोदर नतोदर की आकृति में मुश्किल आवे को नहीं। फिर यहाँ पे आकृति तो अपने आप याद रह जाएगी कि भी उन्तोदर होगी जब गाढ़ा है तो ये एक साइड आप याद करने का प्रयास करना, दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो अभी तक जो हमने बात की वो इस बात के ऊपर है कि भी ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन से थे। यानी ज्वालामुखी की हमने बात कर ली, ज्वालामुखी क्रिया के ऊपर जिक्र कर लिया, और ज्वालामुखी से निकलने वाले उद्गार के कारण क्या थे उसके ऊपर बात की है, और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन से थे उसके ऊपर बात की। नेक्स्ट जो हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो ज्वालामुखी के अंग से संबंधित बातें करेंगे। पानी प्या दो धाड़ दो, कम ठंड हो गई। सही है। अगले बात कर रहे हैं कि अंग से संबंधित, जैसे हमारे आँख कान नाक हाथ होते हैं वैसे ज्वालामुखी के भी हमारी तरह ही है, उसके भी कुछ न कुछ तो अंग होंगे। यहाँ पे ये दिखाया है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि नीचे गर्म तप्त जो पदार्थ था जिसको आपने मेग्मा कहा, यहाँ पे मेग्मा की उत्पत्ति हुई, मेग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये जिस जगह से बाहर आ रहे हैं वो आप देख रहे हो कि इसको बोलते हैं नली। जैसे अपने आहार नली होती है ना, उसी प्रकार से ज्वालामुखी वाला जो गर्म तप्त पदार्थ बाहर आ रहा था, प्रश्न आएगा कि किसके माध्यम से बाहर आ रहा है, नली के माध्यम से। अब नली के माध्यम से बाहर आएगा, जैसे हमारा मुख है बाहर आकर के, उसी प्रकार का ये यहां पर आप देखोगे ये ज्वालामुखी का मुख है। यहां पर ये दिखा दिया कि ये ज्वालामुखी का मुख है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी का जो मुख है उसको किस नाम से पुकारते हैं। कई बार आया हुआ है, क्रेटर कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रेटर, नीचे लिखा होगा। और ये किस आकृति के अंदर है, ये कीप की आकृति के अंदर हो गया। जो आप तेल डालने के लिए या पानी डालने के लिए जो हम कीप की बात करते हैं, क्योंकि नीचे इस प्रकार से ये नली बनी हुई है और ऊपर आप ये देखोगे इसकी आकृति बनती है कीपाकार। प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी के मुख को किस नाम से पुकारते हैं। तो एक प्रश्न तो हमारा ये हो गया कि उसे हम क्रेटर कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि ये किस आकृति का है, तो ये कीप आकार का गर्त है। तीसरी बात ये भी होगी कि जैसे जैसे ज्वालामुखी शंकु फैलेगा उसके साथ साथ में इसका आकार भी बढ़ता जाएगा। मैं एक छोटो सा एग्जाम्पल दूं, जिया टाबर छोटो हो नहीं बिंगो मुंह छोटो हो, और जिया जिया वो बड़ो हो तो जाए नहीं तो बिंग सागे सागे बिंगो मुंह को आकार भी बढ़तो जाए, जिया आपनो भी बढ़े। पहले आप छोटा जो छोटो सो कौन तो, और जिया बढ़ दिया तो आकार बढ़ गयो। तो सेम यहां पर भी यही बात की गई है। आप पर मुंह ने तो आप मुंह बोल दें, और ज्वालामुखी और मुंह ने क्रेटर बोल देंगे, और वो आकृति में किसी को कीप के आकार के जैसा हो गया।
और ये लिख दिया कि शंकु के फैलाव के साथ साथ, अब आपनी वृद्धि हुई भी है, शंकु की वृद्धि हो रही है, तो शंकु के फैलाव के साथ साथ इसका आकार बढ़ता जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि शंकु के आकार फैलाव के साथ साथ में इसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, तो आकार इसका बढ़ता जाता है। ये चीजें वही दिखा दी जो अभी हम पीछे बात करके आए थे कि भाई ज्वालामुखी से क्या क्या निकलेंगे, वो दिखा रखा है। तो गैसों की बात कर दी, जलवाष्प की बात कर दी, विखंडित जो पदार्थ इस प्रकार से इससे बाहर निकल रहे हैं वो आ जाएंगे, ज्वालामुखी, लावा की हमने बात की, वो सारी चीजें अभी हमने पीछे की थी कि ज्वालामुखी से क्या क्या निकलते हैं। तो इस डायग्राम से संबंधित हमें सिर्फ 2 ही सवाल याद रखने हैं, यानी ज्वालामुखी के अंग से संबंधित। एक तो आपको याद रखना है कि उसके मुख को क्रेटर कहते हैं, किस आकृति का, कीप की आकृति का। जैसे जैसे शंकु का विस्तार हो रहा है इसका मुंह का जो आकार है वो भी बढ़ रहा है। बस 3 बातें इसमें याद रखनी। अब जो नेक्स्ट जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक, इसके अंदर थोड़ा सा किसको कुछ लोग मुश्किल भी मानते हैं, मैं तो इन आसान मानूं। यहां से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, मोटे तौर पे हम अन्य जो बिंदु है इसको अन्य ज्वालामुखी के अंदर आप इसको छोड़ दीजिए, मोटे तौर पे हम 2 भागों के अंदर बांट रहे हैं। एक हमने बात की सक्रियता के आधार पे और दूसरी आपने बात कर रखी है उद्गार के आधार पर। सबसे पहले इसका भावार्थ क्या है। सक्रियता का मतलब वो कितना सक्रिय है। जैसे हमारे बारे में कहते हैं कि वो हर समय एक्टिव रहता है, यानी 24 घंटे एक्टिव रहता है, एक तो उस प्रकार का हो गया। एक होगा प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब जो सोया हुआ है वो कभी भी जाग सकता है। और तीसरा होता है कि सोने के बाद में वापस कभी नहीं जागेगा, यानी जो मृत हो गया, शांत हो गया। हमारी भी अंतिम स्टेज ये आती है। हमारे आधार पर ये 3 नामकरण किए गए कि सक्रियता के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांट दिया। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हम देखेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा हम देखेंगे शांत ज्वालामुखी। आपसे हो सकता है यह सवाल भी पूछा जाए कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण कितने भागों में, तो एक 3 भागों में कर दिए, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। दूसरी साइड में हमने जो लिखा है वो लिखा है उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर हम 2 भागों में बांट रहे हैं। कौन से, केंद्रीय उद्भेदन वाले और दरारी उद्भेदन वाले। मैंने शुरू में एक बात की थी कि भाई उद्गार, जैसे आप ये मान सकते हो एक पाइप होती है, जैसे मैंने पानी की पाइप का उदाहरण दिया, वो हमारी अगर फूट जाती है तो उसमें छिद्र हो गया एक ऐसे, इसका मतलब अब यहां से बाहर निकलेगा पानी। तो ये तो आपका हो गया एक केंद्र से उद्गार हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं केंद्रीय उद्गार वाला। दूसरा इस प्रकार से हो गया कि हमारी ये पानी की जो पाइप थी और वो इस प्रकार से दरार उसके अंदर हो गई, तो अब उसमें से जो पानी बाहर निकलेगा वो आपका निकलेगा दरार के माध्यम से, अब एक छिद्र के माध्यम से नहीं निकल रहा है। तो उद्गार के आधार पर यानी एक बिंदु से निकल रहा है या एक दरार से होकर के निकल रहा है। तो 2 भागों के अंदर हमने बांट दिया, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले और एक दरारी उद्भेदन वाले। अब केंद्रीय उद्गार के द्वारा आगे हम देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे उद्गार के आधार पर शंकु होंगे और दरारी उद्भेदन के आधार पर क्या होगा। अब यहां से संबंधित जो पीछे जो अभी लिखा है ना, सबसे ज्यादा सवाल ये पूछे जाते हैं कि एक तो आपको देंगे ऐसे सवाल, एक साइड में आपको दे दिया ज्वालामुखी और एक साइड में दे दिया देश। यानी एक प्रश्न तो आपका ये बनेगा कि इस ज्वालामुखी का संबंध किस राष्ट्र से है। जैसे मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि भाई बेरन की बात करें तो हमने ये कह दिया कि वो भारत से संबंधित हैं। फ्यूजियामा की बात की तो आपने लिखा कि वो जापान से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, यानी ये बहुत बार सवाल यहां से पूछे जाते हैं, ज्वालामुखी और राष्ट्र से संबंधित। दूसरा जो सवाल कई बार जो मुश्किल पैदा करता है ना, ये तो ठीक है कॉमन बात हो गई कि कौन सा ज्वालामुखी कहां पे है। कई बार आपके सामने ऐसा सवाल भी आएगा कि वो आपसे अलग अलग करवाएंगे कि निम्नलिखित में से, जैसे उसने 3 ज्वालामुखी दे रखे हैं या 4 दे रखे हैं, कि निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं
या प्रसुप्त ज्वालामुखी कोण से हैं या शांत ज्वालामुखी कोण से हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी होंगे उनको हम डिफाइन करेंगे कि वो सक्रियता के अंदर हम उनको याद रख लेंगे, कुछ प्रसुप्त के आधार पर याद रखेंगे, कुछ शांत के आधार पर याद रखेंगे। एक जो सवाल आपके सामने अगला जो यहां से तीसरा हो सकता है वो मैप से संबंधित हो सकता है, मानचित्र से संबंधित हो सकता है। मानचित्र से संबंधित कैसे हो सकता है कि आपको इस प्रकार से एक विश्व का मानचित्र वो दे देगा और उसने इस प्रकार से निशान लगा दिए कि भाई यहां पे कौन सा ज्वालामुखी है और इस जगह पे फिलीपींस का लगाया, तो ए बी सी डी इस प्रकार से उसने दे दिया। यानी जैसे उसने एक निशान यहां पे लगा रखा है, एक निशान यहां पे लगा रखा है, एक निशान यहां पे लगा दिया, एक निशान यहां पे लगा दिया। अब वो दे रहा है ए बी सी डी। ये कैसे कैसे सवाल मतलब प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा ए किसको इंगित कर रहा है, बी किसको इंगित कर रहा है, सी किसको इंगित कर रहा है। तो तीन तरह के सवाल यहां से हमारे सामने आ सकते हैं। अब सक्रियता के आधार पर हमने कहा कि तीन भागों के अंदर बांटेंगे। सक्रिय नाम से स्पष्ट है, वो ज्वालामुखी यानी जहां से निरंतर उद्गार होता रहता है, उन ज्वालामुखी को हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। लिखा है इसमें लावा और गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं। याद रखने वाली कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि निरंतर हो रहा है। और विश्व में सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो यही आते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन से हैं, सक्रिय है, प्रसुप्त है या शांत है। तो आपका उत्तर होगा सक्रिय ज्वालामुखी। लगभग इनकी संख्या मानी गई है 500 के आसपास। यह भी सवाल बनता है। प्रश्न यह भी बनता है कि निरंतर उद्गार होने वाले ज्वालामुखी को आप क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त, प्रसुप्त वो होते हैं, ये खतरनाक होते हैं वैसे, जैसे कुंभकर्ण की तरह होते हैं, जो सोया हुआ है कभी भी जग सकता है। तो यहां पर भी तो नाम लिखा है ना प्रसुप्त, यानी जो सोया हुआ है लेकिन कभी भी वो जाग सकता है, सोया व्यक्ति, उसी का यानी लंबे समय तक शांत और फिर उद्गार होगा तो उसको हम प्रसुप्त कहेंगे। तीसरी जो बात करेंगे शांत या मृत ज्वालामुखी की बात करेंगे। शांत या मृत ज्वालामुखी वो होते हैं जो एक बार कहीं पर उद्गार हुआ लेकिन भविष्य में उस जगह पे किसी भी प्रकार से ज्वालामुखी आने की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ऐसे कई बार साधारण से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि हम तो ऐसे मानते हैं कि जैसे कॉलेज लेक्चरर का या नेट का या स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो बहुत ही डेप्थ की बातें करते होंगे, सारी की सारी ऐसे साधारण चीज़ें क्या पढ़ते होंगे, क्योंकि साधारण चीज़ों के अंदर ही हम गलतियां करते हैं। आगे इसके अंदर कई बार और मुश्किल सवाल, यानी हमने कहा था कि वो अलग अलग डिफाइन आपसे करवा सकता है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, प्रसुप्त कौन सा है, शांत कौन सा है। इसके ऊपर हमने एक सूत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो समस्या है जो आप लोगों के सामने आ रही है वो मेरे सामने भी आई थी, और उस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने बार बार पहले याद करते थे, फिर भूल जाते थे, फिर ये सोचा कि भी इनको किस प्रकार से याद किया जाए। तो एक दिमाग के अंदर बात आई कि भी हम किसी सूत्र के माध्यम से इनको अगर एक साथ में अगर ऐड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, ये प्रसुप्त के हैं और ये शांत के हैं। यहाँ पे तीनों के तीन सूत्र लिखे गए हैं और एक दूसरे से लिंक भी हैं, और जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। पहले अगर आपको सूत्र याद हो जाएगा तो उसके बाद में ज्वालामुखी के नाम भी देखेंगे और फिर उसके बाद में कौन से राष्ट्र से संबंधित है ये भी बात देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सक्रिय जो ज्वालामुखी लिखा है उसके लिए एक सूत्र लिखा है। तीनों सूत्रों को पहले मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में इनको लिंक करके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे लिखा है, अरे मोन्ना बैरण ओ जल पीले एक्स्ट्रा कोनी। ये कोई व्यक्ति बात कर रहा है, क्यों करे, मोन्ना बैरणु करे, और बैरण है तो अपने आप ही सक्रिय है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वे बैरण होगी तो सक्रिय होगी। अब समस्या कहां आई अगले में देखना। ये नाविक था, आगे लिखा है प्रसो नाविक रो फ्यूज उड़ गयो। पहली तो कौन ही उड़ो, क्योंकि पहली तो मोना शांत रहती, लेकिन अब नाविक को भी फ्यूज उड़ गयो। तीसरी जो इसमें बात लिखी गई है ना वो देखना, ए चिंकी यानी शांत या मृत ज्वालामुखी के अंदर लिखा है ए चिंकी पापा कह दे, यानी तीनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब चिंकी तो अदरवाइज मत लेना क्योंकि मृत हो गई,
अब किसी का नाम चिंकी हो तो वो अपने ऊपर मत लेना कि भी मेरी बात कर रहे हैं, मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ कि याद रखने के हिसाब से कि ये चिंकी पापा कह दे। अब आइडिया हो आपने भी परिवार में कई बार इंद्रियंगन होनी हो जाए तो आप कह दे कि रानी एक बार पापा कह दे, इसका मतलब एक बार पापा कह देगे तो वो सक्रिय है, वो जीवित होगी, लेकिन मृत होने के बाद में तो कोई कह नहीं सकता। अब यहाँ पे बात की गई है कि ए चिंकी पापा कह दे, इसका मतलब वो पापा कह नहीं रही तो वो चली गई। तो सारी समस्या आप यूं मान सकते हो कि ये एक नाविक था, कहीं घूमते घूमते मोना मिल गई। अभी आपने कहा था ना परसों नाविक को फ्यूज उठ गयो, तो नाविक घूम रहा था और कहीं पे उसको मोना मिल गई और मोना शादीशुदी हो गई। बाद में घटना कुछ अप्रिय हो गई, यानी चिंकी चली गई। अब चिंकी चली गई तो मोना बैरण तो कहे कि बात चिंकी ले आगे दो, नहीं तो फिर काम चाल को नहीं। अब चिंकी वो बेचारो कठू ले आवे, ज़्यादा तंग करे जो बेंगो भी फ्यूज उठ गयो। तो यहाँ पे आप एक दूसरे से रिलेटेड करके इन चीज़ों को याद रखने का प्रयास करेंगे तो मेरे विचार से ठीक रहेगा। अब इनके ऊपर एक एक के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या लिखा है। सूत्र तो मेरा आइडिया याद हो गया वो थारे, ये मोना बैरणे, क्योंकि मोना बैरणे आगे पीछे भी हो जाएगा तो भी कोई बात को नहीं। ये बैरणे मोना बैरणे वो जल पी ले एक्स्ट्रा कोनी, यानी बा पानी ही कौन पिए, क्यों पहली तो बा बिस्लरी पीनती जब बैठे नाविक इन्ने बिने घूमते रहन तो जब। अब गाँव की दूर दराज की तो गाँव में तो पानी सीधो साधो ही आवे, तो बा तो बिये ही घटना तो घटी तो हो ही गिरे, बोले वो तो मैंने जमा ही अच्छो कौन लगे। और दूसरा आपने कहा कि परसों नाविक का फ्यूज उड़ गया, ये भी याद रह जाएगा, ये चिंकी पापा कह दे। तो तीनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। यहां पे अगला जो प्रश्न में बात कर रहा था कि एक तो ये तो आपके डिफाइन हो गए कि भी कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी और कौन सा प्रसुप्त और कौन सा शांत है, इनको आप अलग अलग नाम कर देंगे। एक दो बार अगर इन नामों को अगर हम करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा सवाल आपके सामने जो अभी मैं बात कर रहा था वो इस प्रकार का आएगा कि भाई ज्वालामुखी दे दिया और राष्ट्र दे दिया कि किस राष्ट्र से संबंधित वो ज्वालामुखी है। यहां पे सबसे पहले लिखा है अरे। अरे का मतलब हो गया माउंट अरेबस, जो आप देखोगे कि यहां पे अंटार्कटिका के अंदर हमने बता दिया, यानी नीचे इस प्रकार से इसमें आप ये दे देंगे कि नीचे की तरफ, यानी ये नीचे और जा नहीं रहा इसलिए मैं यहीं पे निशान मैंने लगा दिया कि माउंट अरेबस की अगर बात करते हो, या माउंट इरेबस लिखा हो सकता है, अरेबस लिखा हो सकता है, माउंट इरेबस लिखा हो सकता है या अरेबस लिखा हो सकता है। तो ये कहां से संबंधित हो गया ये सवाल, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है ये तो आपको समझ में आ गया, और कहां से संबंधित है आपने कह दिया कि अंटार्कटिका से संबंधित है, एक सवाल ये हो गया। मोना दूसरा, यानी हमने कह दिया, यानी एक इसकी बात कर ली, दूसरा हम मोना की बात करेंगे। मोना लोआ जो आप यूं कह सकते हो यहां पर जो हवाई द्वीप है उससे संबंधित हो गया, कौन सा, मोना लोआ। तीसरी जो बात करेंगे यहां पे जो सूत्र के अकॉर्डिंग हमने लिखा है बैरन, तो बैरन यहां का है। बैरन और नारकोंडम दोनों ही भारत से संबंधित हैं, लेकिन नारकोंडम आगे प्रसुप्त के अंदर करेंगे, यानी आपने किया था नाविक का फ्यूज उड़ गया तो ना से नारकोंडम आएगा यहां पे, लेकिन यहां पे तो बैरन की बात कर रहे हैं। तो बैरन कहां से हो गया, इस जगह पे आपने देखा कि अंडमान जो निकोबार है उस एरिया के अंदर बैरन से संबंधित आ गई। तो प्रश्न आ गया अंडमान निकोबार दिया जा सकता है या भारत दिया जा सकता है। प्रश्न ये भी आता है भारत का निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, नारकोंडम देगा, बैरन दे दिया, या और कोई दो आपके सामने शब्द देगा तो कौन सा होगा, बैरन। फिर उसके बाद में अगला जो हमने यहां पे लिखा है ओजल, ओजल डेल सेलाडो, आगे आपको मिलेगा ओजल डेल सेलाडो, अर्जेंटीना और है चिली। यानी यहां की बात कर रहा है, आप इस नक्शे के अंदर ये देखोगे कि ये अर्जेंटीना का पार्ट आ गया और ये चिल्ली की बात आ गई, इस एरिया की बात कर रहा है, यानी अर्जेंटीना और चिल्ली का आ गया ओजल डेल सेलाडो। फिर उसके बाद में आपने लिखा पी मतलब पीनट हो गए, यहां पर अगर हम देखेंगे तो वो फिलीपींस का हो गया इस जगह के ऊपर आकर के, ये पीनट हो गया।
पिनाटोबे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे ए से माउंट एटना आ जाएगा, माउंट एटना। माउंट एटना का जो संबंध है वो इटली के हैं, और इटली के भी आप यूं कहेंगे कि सिसिली द्वीप से हैं। यहां पर आप जब आप आते हो, मैं नक्शे के अंदर आपको दिखा देता हूं इटली। यहां पे आप देखिए कि ये जो एरिया जो दिखा रखा है, ये तो आपका यहाँ पर भूमध्य सागर आ गया, और भूमध्य सागर के पास में यहाँ पर जो इटली राष्ट्र की बात की गई, यहाँ इटली की बात कर रहे हैं कि माउंट जो एटना था उसका संबंध इटली से हो गया। तो यहां आपने ये दिखा दिया। और इससे संबंधित एक बात और ध्यान रखनी है, स्ट्राम्बोली जो है वो भी इटली का है। स्ट्राम्बोली जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ये इटली से संबंधित हो गया। ये इटली के लिपारी द्वीप से संबंधित, स्ट्राम्बोली, ली से आपने क्या कर दिया, लिपारी द्वीप कर दिया, यानी स्ट्राम्बोली इटली के लिपारी द्वीप से संबंधित है, और जो माउंट एटना था वो सिसिली द्वीप से संबंधित है। ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे, सिसिली द्वीप से संबंधित। को से आप बात करेंगे कोटोपेक्सी, को से कोटोपेक्सी की बात कर ली, जो इक्वेडोर के अंदर है। ये यहां पे इक्वेडोर आ गया, यानी इस जगह के ऊपर कोटोपेक्सी की आप बात कर रहे हैं। तो यहां दोबारा एक बार मैं इनको बता देता हूं कि आपके सामने ऐसे आएगा कि माउंट इरेबस का संबंध है तो आपने कह दिया अंटार्कटिका से, मोना लोआ का संबंध है हवाई द्वीप से, अगला बेरन का संबंध है अंडमान निकोबार से, ओजल डेल सेलाडो का है तो आपने कह दिया कि अर्जेंटीना और जो चिली वाला पार्ट था वहां से, आगे आपने कह दिया कि पिनेटिबा, तो इसका मतलब ये फिलीपींस से संबंधित है। और माउंट एटना, माउंट एटना आपके सामने सीधा इटली लिखा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इटली के किस द्वीप से संबंधित है, तो हम करेंगे सिसिली द्वीप से है। स्ट्राम्बोली की अगर बात करते हो तो स्ट्राम्बोली भी आपका इटली से संबंधित है, लेकिन इटली के किस द्वीप से संबंधित होगा, लिपारी द्वीप से संबंधित होगा। ये सवाल पूछे जाते हैं, किस द्वीप से संबंधित है, लिपारी द्वीप से संबंधित है, सिसिली द्वीप से संबंधित है, इटली से संबंधित है, ये सवाल भी आते हैं। और कोटोपेक्सी की अभी आपने बात की कि वो इक्वेडोर के अंदर है। अब आपके सामने मानचित्र में ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे उसने यहां पे लगाया ए लगा दिया, यहां पे उसने बी दे दिया, और यहां पे उसने सी दे दिया, और इस जगह के ऊपर आकर के उसने डी दिया है। आपके सामने मानचित्र बेस ऐसा सवाल हो सकता है, और वो अब आपको क्या कहेगा कि सी किसको इंगित कर रहा है। जैसे उसने 4 ज्वालामुखियों के नाम दिए हैं, जैसे अभी यहाँ पे ए जो आपने यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए जो मोना लोआ की सीध में, ए मोना लोआ के अंदर लिख दिया, बी की जो हमने बात की थी कि स्ट्राम्बोली की सीध में लिख दिया, और सी बेरन की सीध में लिख दिया, और डी आपने फिलीपींस का जो पिनाटोबा था उसके संबंध में। अब वो कह रहा है कि सी किसको इंगित कर रहा है, तो सी बेरन होगा उसको इंगित। ए बी सी डी आपके सामने ऐसा भी पूछ रहा है कि ए किसको कर रहा है, बी किसको कर रहा है, सी किसको कर रहा है, डी किसको कर रहा है, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। यानी यहां से 3 प्रकार के सवाल हो गए, एक तो ज्वालामुखी और उसका राष्ट्र से संबंधित हो गया, दूसरा सवाल जो आपके सामने हो गया वो इस प्रकार का हो गया कि वो ज्वालामुखी है कैसा, वो सक्रिय, प्रसुप्त या शांत, और तीसरा आपके पास में ऐसा सवाल हो गया कि वो मानचित्र बेस होगा। तो ये 3 सवाल मेरे विचार से सक्रिय ज्वालामुखी समझ में आ गया होगा। अगली जो स्लाइड जो हमारी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की। नाम स्पष्ट है, यानी जो सुत्यो है, लेकिन सुत्यो शेर कदी जाग सके, और अचानक जागेड़ो खराब हो गए, तो इसका मतलब प्रसुप्त जो सोया हुआ है, खत्म नहीं हुआ,
पहले आया था लेकिन भविष्य के अंदर कभी भी वापस वो आ सकता है। जब अचानक से इस प्रकार से अगर विस्फोट होगा ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसलिए प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंदर हमने यहां पे 4 शब्द लिखे हैं। परसों नाविक का फ्यूज उड़ गया। ना से नारकोंडम की बात करेंगे जो अंडमान निकोबार का है। नारकोंडम यहीं पे अंडमान निकोबार की, यानी इसकी बात कर दी। प्रश्न ऐसा आ सकता है, नारकोंडम का संबंध है, आप कह सकते हो भारत से, नारकोंडम का संबंध है अंडमान निकोबार से, तो भी ठीक है। नारकोंडम ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। तो कैसा ज्वालामुखी होगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी होगा। वी दूसरा विसुवियस की बात करेंगे। वी की हमने बात कर ली, विसुवियस, विसुवियस। ये जो विसुवियस अभी जो हम बात कर रहे थे ना पीछे, जैसे स्ट्राम्बोली की बात करके आए थे, तो वहीं पर वो तो था सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन विसुवियस जो है वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी इटली के अंदर। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, विसुवियस का संबंध है इटली से, कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फिर क्रो, यहां पर जो तीसरा जो जिस ज्वालामुखी की बात करेंगे, क्रो का मतलब क्राकोटोवा। क्राकोटोवा, ये हम यूं कह सकते हैं कि क्राकोटोवा जो है वो इंडोनेशिया, ये यहां पे आप देखिए इसमें दिखा रखा है इंडोनेशिया, तो यहां की बात कर रहा है इंडोनेशिया की। पीछे आप फिलीपींस की बात करके आए थे, फिलीपींस यहां पे रह गया, ये इंडोनेशिया के अंदर, यानी जो हमारा क्राकोटोवा है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से संबंधित है। तो यहां पे आपने इसको दिखा दिया। फिर उसके बाद में लास्ट में एक लिखा है फ्यूज, फ्यूजियामा जापान का, यानी यहां से संबंधित हो गया। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है यहां से कि अब आपके सामने मैंने कहा कि 2 प्रकार के सवाल हो गए। एक आपको ऐसा देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है, उसने 3 नाम दिए हैं, जैसे नारकोंडम, फ्यूजियामा, क्राकोटोवा, और चौथा उसने दे दिया स्ट्राम्बोली। इसका मतलब स्ट्राम्बोली जो था वो सक्रिय ज्वालामुखी था और बाकी ये तीनों प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। आजकल के जो सवाल हैं वो इस प्रकार के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आ रहे हैं। वो आपको ऐसे भी देगा कि निम्नलिखित में से कितने ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है उसने 1, बी में दे दिया 2, सी में दे दिया 3 और डी में दे दिया 4। ये सवाल वर्तमान में सबसे ज्यादा मुश्किल पैटर्न का होता है, क्योंकि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको 1 2 3 4 वाले जो आते थे ना, केवल 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, उससे ज्यादा मुश्किल सवाल है। क्योंकि यहां पे वो कह रहा है कि अब आपको चारों शब्द आने चाहिए, कि उसने कहा कि प्रसुप्त ज्वालामुखी से संबंधित निम्नलिखित में से कितने ज्वालामुखी सत्य हैं या कितने कथन सत्य हैं। तो उसने दिया नारकोंडम, विसुवियस, क्राकोटोवा और स्ट्राम्बोली। इसका मतलब 3 ठीक है और 1 गलत है, तो उत्तर आपका उस स्थिति के अंदर होगा 3। लेकिन यह भी ध्यान रख लेना, कई बार वो ऐसा भी कह सकता है, ऊपर लिखेगा प्रसुप्त ज्वालामुखी और लास्ट में आकर के वो लिख देगा कितने नहीं हैं। अब आप पढ़ना के प्रसुप्त हैं कितना, और वो पूछ रहा है आपसे कितने नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर 3 तो हैं लेकिन 1 नहीं है। अब उत्तर क्या होगा? एक ज्यादातर आई कर गया, ठीक है गुरु जी के प्रसुप्त 3 आ, तो 3 तो है लेकिन अगला नहीं। बोले आ तो मैं पढ़ी को नहीं, क्यों आ पेपर में आवे को नहीं के हाँ, तो मैंने ये ध्यान कौन रही नहीं तई मैं क्या में जाऊँ, क्योंकि तावड़ा बड़ा हुआ, मतलब इसे छोटी मोटी चीजें यहाँ देखता यहाँ लगे बोले राज्य हो गया, तो आप पर ला यहाँ पर सूत्र हूँ, सारो सवाल ठीक होने लग रहे यार, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, बोले आह तब्बा आ गया आपने, तो इतनी सोरी तब्बा आवे को नहीं, हिसाब आओगे। इसलिए हर एक शब्द को वहां पे पढ़ना है कि वो सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो आने का बावजूद भी गलत करेगा,
बोले नहीं कौन पढ़ियो गुरु जी के, बाकी तो सारी चीज पढ़ी। तो बाकी सारी चीज पढ़ी काम और कौन, 1/3 और कट गयो, छुट्टेड़ो वार तो बह तो कौन कटे यार। और वही 12 आए बाद में पहले राउंड में कर लियो, 12 आए बाद में कोई दूसरो कह नहीं बोलेंगे उत्तर तो एक ही हो सी। बोले एक क्या हो रे, मैं गिना दूं तने मेरा सूत्र याद है, गुरु जी बतायो एक बार कदी के। तो बोले वो आगे नहीं पूछे, ओ बोले आ बात ही की, आ बात तो मैं देखी को नहीं कह। तो देख खर्चे ना देखे, अब मैंने एक कर वो हमारे कोई दे दे तो फिर वो गुरु जी ने आगे बताओ, गुरु जी मेरे बिया तो ठीक हो तो किया गलत हो रहा। बोलो वो मन ने नहीं कौन दिखो, तो तन्ने नहीं दिखो तो भाई बार पीसी दिख जाओ, या कोई और पीसीएस एग्जाम लेने लग रही है तो बेन दिख जाओ। यहाँ पे अगला जो है तीसरे जिसकी हम बात करेंगे, शांत या मृत ज्वालामुखी की बात करेंगे। नाम स्पष्ट है, शांत हो गयो मृत हो गयो, बिंग बाद में कोई हालना वो सवाल ही को नहीं उठे। एक बार कभी जन्म लिया था उसने, उसके बाद में भविष्य के अंदर आने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जब मृत हो चुका है तो कोई संभावना। प्रश्न ये होगा कि एक बार जो ज्वालामुखी आए लेकिन भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं है, उस ज्वालामुखी को कहते हैं, तो हम कह दिया शांत या मृत ज्वालामुखी कहेंगे। आगे इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि या तो वो ज्वालामुखी कहाँ पे है, और या फिर वही सवाल कि वो कौन सा ज्वालामुखी है। तो ए से हम देखेंगे एंकाकागुआ, क्या कर देंगे एंकाकागुआ, जो आपका एंडीज पर्वत के अंदर, यहाँ पे ये जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है, ऊपर वाली अगर आप यहाँ पे देखते हो ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत के अंदर आप यूं कह दीजिए कि जो अर्जेंटीना वाला जो हिस्सा है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा एंकाकागुआ। फिर ची, अगला ची से हम बात करेंगे चिम्बारेजो, इक्वेडोर के अंदर। एक बार दिखा देता हूं आपको, जैसे अर्जेंटीना की बात की, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला आ गई, और अब हमने दूसरी चिम्बारेजो की बात की है जो हमने कहा था इक्वेडोर के अंदर। यहां पे ये इक्वेडोर, तो इस जगह की बात की गई है चिम्बारेजो की। फिर उसके बाद में आगे हमने कहा था कि ए चिंकी पापा कहते, की का मतलब किलिमंजारो, जो तंजानिया के अंदर पाया जाएगा। ये अफ्रीका के अंदर आप यहाँ पे राष्ट्र देख रहे हो, ये तंजानिया आ गया, यानी यहाँ का हमने लिख दिया, ये भी शांत ज्वालामुखी है। फिर आगे लिखेंगे पोपा, जो म्यांमार की बात करेंगे, बर्मा कह दीजिए, म्यांमार कह दीजिए, यहां पर आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आगे हम बात करेंगे ए चिंकी पापा कह दे, पापा यानी म्यांमार का कह दिया, को है सुल्तान और देवमन जो ईरान के अंदर है, ये रहा ईरान, यानी यहां पर जो हमने बात की है, ये जो ज्वालामुखी की बात की वो सारे कौन से हो गए, यानी इंडोनेशिया से संबंधित बात कर ले, म्यांमार से संबंधित बात कर ले, ईरान से संबंधित बात कर ले, तंजानिया से संबंधित बात की, अर्जेंटीना से संबंधित आ गए, और इक्वेडोर, ये राष्ट्र भी आपने एक बार देख लिए। अब आ जाओ आप पुठाठी, तो चिम्बारेजी की बात कर ली, की के मतलब किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो, जो हमने कहा था अफ्रीका के अंदर यानी तंजानिया से संबंधित हो गया। फिर उसके बाद में पोपा यानी म्यांमार की आपने यहां पे बात कर ली, कह दें को है सुल्तान और देवमन, को है सुल्तान और देवमन, दे से देवमन, ये दोनों ही ईरान के हो गए। तो ये सारे के सारे ज्वालामुखी अभी जो हमने बात की वो शांत ज्वालामुखी की बात की या मृत ज्वालामुखी की बात की है। अब यहाँ पे 2-3 डाटाबेस इनसे संबंधित बात लिखी है जो अभी हम पीछे करके आए हैं कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर, दो चीजें यहाँ पे लिखे, ऊंचाई पर और दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजल डेल सेलाडो जो हमने ज्वालामुखी की बात की थी, अर्जेंटीना और चिली की जो सीमा के ऊपर है। तो विश्व का प्रश्न आएगा कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजल डेल सेलाडो।
दूसरा प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो ये भी है, लेकिन ये आपका शांत या मृत की बात करेगा, तो आपका उत्तर हो गया एंकाकागुआ, जो अभी हम पीछे करके आए थे। तीसरा लिखा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा, अब की बार ज्वालामुखी पर्वत की बात की गई है, यानी ज्वालामुखी के द्वारा जो बना हुआ पर्वत है, तो वो आपका कौन सा हो गया, कोटोपेक्सी, जो इक्वाडोर के अंदर बात की। नीचे नोट लगा के एक बात लिखिए कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कई बार डाटाबेस प्रश्न आते हैं। और पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी की अगर बात करें, फैलाव वाला की बात करें, तो सिल्ड ज्वालामुखी होगा। जैसे मोनालोवा है वो सिल्ड ज्वालामुखी का ही उदाहरण है, या शांत उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं वो। तो अभी हमने जो बात कर रहे थे कि ज्वालामुखी के जो प्रकार के ऊपर आए थे शुरुआत के अंदर, पीछे की स्लाइड के अंदर अगर मैं वापस जाऊं तो यहां पे हमने ये बात की थी कि ज्वालामुखी के प्रकार दो आधार पे बांटे थे, एक सक्रियता के आधार पे बांटा था, दूसरा उद्गार के आधार पे बांटा था। तो हमने सक्रियता के आधार पर जो सारी बातें थी वो कर ली, भी सक्रिय ज्वालामुखी भी कर लिया, प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कर लिए, शांत के कर लिए। अब दूसरा हमने कहा था उद्गार के आधार पे। उद्गार के आधार का मतलब था कि वो या तो एक बिंदु से निकल रहा है और या फिर आपका वो एक दरार से होकर के निकल रहा है। तो अब जो हम बात करेंगे वो केंद्रीय उद्गार के ऊपर और दरारी उद्भेदन के ऊपर बात करेंगे। खांस ले कोई बात को नहीं, लिया पानी दे, पानी पी लिया मड़स दे, ये नेप है तो है ओ इतो ही पढ़ावा आगे, हाँ 8 तो ज्वालामुखी कई टाइम तो लग गई जो आग लाग रही है जब, है नी। हाँ टाबर सोचता होगा कोई पढ़ाना रहेगा, यही बात करना रहे फालतू सी, कोई देखेगा वो तो सोचे ही हो। हाँ है, हाँ केंद्रीय उद्भेदन वाले जो अभी हम पीछे बात करके थे ना, अब एक जगह अचानक अगर निकलेगो तो इसका मतलब विस्फोट होगा। यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि उद्गार के आधार पे अभी हमने बात की थी कि दो भागों में बांटा, दो भागों में, एक तो हो गया किसी एक बिंदु से यानी केंद्र से होकर के निकल रहा है, और दूसरा आपने कहा था कि किसी एक दरार से होकर के निकल रहा है, उसको हम दरारी उद्भेदन बोलेंगे। तो जो दरार से होकर के निकलेगा उससे तो इस प्रकार से बाहर आकर के लावा जमा होगा, तो एक रचना बनेगी, एक नई स्थलाकृति बनेगी। जैसे दक्कन का पठार है तो वो एक स्थलाकृति है, कोलंबिया का पठार है तो एक स्थलाकृति बन गई, तो इसका मतलब वहां पे तो रचना हुई है। और ये जब अचानक से अगर चट्टानों को तोड़ करके बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, विनाश होगा। प्रश्न ये भी आता है कि केंद्रीय निम्नलिखित में से विनाशात्मक प्रवृत्ति वाले कौन से होते हैं, दरारी उद्भेदन वाले या केंद्रीय उद्भेदन वाले, तो दरारी उद्भेदन वाले होंगे। फिर उसके बाद में रचनात्मक प्रवृत्ति वाले कौन से होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि दरारी उद्भेदन वाले। यहां से केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन का मतलब होगा कि एक ही केंद्र से यानी बिंदु से जब बाहर आ रहा है, अब उसमें वो कितने प्रेशर से आएगा। कई बार हम देखते हैं कि पानी का जो पाइप होता है वो उसमें से पानी जो निकलता है एक छिद्र से वो 10-15 फीट ऊंचाई तक जा सकता है। कई बार देखते हो वो 5-7 फीट पे रह जाता है, कई बार 2 फीट पे आ जाएगा, या कई बार बिल्कुल ही पाइप प्रेशर कम होगा तो बिल्कुल ही शांत प्रवृत्ति का साथ दिखेगा। जैसे ये चित्र दिखा रखे हैं, इन चित्रों के अंदर आप देखते हो तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा रखी है, तो सारे ही ज्वालामुखी यानी गर्म तप्त पदार्थ सबसे बाहर आ रहा है, वही राख धूल कंकड़ पत्थर अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं। इसमें आप देखो कि यानी ये सबसे ज्यादा विस्फोट कर रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा ऊंचाई तक धूल और राख या जलवाष्प जो है कंकड़ पत्थर हैं वो फैल रहे हैं। इसमें आपने देखा कि इसकी तुलना में ये कम हो गया, इतनी ही ऊंचाई के अंदर आया। इसके बाद में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रोम्बोली की बात करें, ये इससे कम ऊंचा दिख रहा है। विसुवियस की बात करेंगे, इसका मतलब ये भी कम दिख रहा है। हवाई की अगर बात कर रहे हो तो जो अभी हम बात कर रहे थे शांत प्रवृत्ति का है ये, यानी शांत प्रवृत्ति का है। तो इनके ऊपर सवाल आपसे पूछा जाता है। अब देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान कौन करेगा। तो ये जो पिलियन तुल्य की अगर बात करते हो ना, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला है। सबसे शांत प्रवृत्ति का अगर देखें तो हवाई तुल्य, जहां पे हम मोना लोआ का उदाहरण भी करते हैं। तो आपके सामने हो सकता है वो ऐसा डायग्राम से न पूछे, लेकिन डायग्राम से हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर हो गई कि हाँ
ये तो है कि भी विस्फोट अलग अलग प्रवृत्ति के सारे एक केंद्र से हो रहे हैं, ये भी एक केंद्र से ही हो रहा है, ये भी एक केंद्र से हो रहा है, ये भी एक केंद्र से उद्गार है, यहां पर भी एक केंद्र से, यहां पर भी एक केंद्र से, यानी दरार से नहीं हो रहे। तो इसलिए इनको क्या बोल दिया, केंद्रीय उद्भेदन वाले। उद्भेदन का मतलब बाहर आना। यहां पे यही लिखे हैं कि पिलियन तुल्य, या जिसको पिल्ली तुल्य भी बोल देंगे, दूसरा वेल्कन तुल्य, तीसरा स्ट्राम्बोली, चौथा विसुवियस या प्लेनी तुल्य, और पांचवा हवाइन तुल्य। यानी ये जो इस चित्र के अंदर आप देखे थे, पिलियन तुल्य, वेल्कन तुल्य, स्ट्राम्बोली, विसुवियस और हवाई तुल्य। सर्वाधिक विनाशकारी है। सवाल ये आता है कि आपको इन पांचों ज्वालामुखी के ऊपर बात करेगा और वो आपको ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है, और उसने दिया पिलियन तुल्य, वेल्कन तुल्य, स्ट्राम्बोली और विसुवियस। तो उत्तर आपका क्या होगा, पिलियन तुल्य। या आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कई बार कि निम्नलिखित में से सबसे कम विनाशकारी कौन सा है, और अब सबसे दिखता है अपन या लागे जाने सबसे ज्यादा भी पूछे हो ना, सबसे कम वाला भी पूछता है, यानी जिससे सबसे कम विनाश हो रहा है। तो यहां पे उत्तर आपका क्या होगा, हवायन तुल्य ज्वालामुखी होंगे। वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अभी आपने चित्र में देखा था कि ये सबसे कम उद्गार यानी आसपास में यहीं पे जमा हो जाएगा, तो ये सबसे शांत प्रवृत्ति का है, सबसे कम नुकसान करने वाला है। अब इनसे संबंधित और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे पिलियन से संबंधित एक सवाल तो आपका यही हो गया कि सर्वाधिक विनाशकारी। दूसरा अगर प्रश्न है कि इस प्रकार का ज्वालामुखी जो पश्चिमी द्वीप समूह है, वहां पर मार्टिनिक द्वीप के ऊपर पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण देखने को मिलता है। पश्चिमी जो द्वीप समूह की अगर बात करें तो यानी यहां की बात की गई है, विश्व के मानचित्र के अंदर देखते हो तो ये एरिया जो जहां पे ये द्वीप समूह की आप बात करते हो तो पश्चिम की तरफ है, इसलिए पश्चिमी द्वीप समूह। यहां पर हमने कह दिया कि मार्टिनिक जो द्वीप के ऊपर जो ज्वालामुखी आ रहा है, प्रश्न आया था पीछे कि ये किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो आपने बता दिया कि वो पिलियन तुल्य का। प्रश्न आया था मार्टिनिक पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का संबंध है, मार्टिनिक द्वीप के ऊपर जो ज्वालामुखी आया था वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। अगला दूसरा लिखा है हमने यहां पे वेल्कन तुल्य, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये 2 नंबर पे इसकी बात की, 1 नंबर पे हमने पिलियन तुल्य की बात कर ली। ये उसकी तुलना में कम ऊंचाई वाला है, लेकिन फूल गोभी के आकार के समान दिख रहा है, यानी जो फूल गोभी जैसी होती है ना, उस आकृति के अंदर आपको ये आकृति दिख रही है। इसलिए प्रश्न आता है कि फूल गोभी के समान आकृति वाला कौन सा ज्वालामुखी है, तो कौन सा आ जाएगा, वेल्कन तुल्य। उदाहरण दे दिया लिपारी द्वीप के ऊपर जो आप करके आए थे। स्ट्राम्बोली जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा था, तीसरा जो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का उद्गार जो है वो स्ट्राम्बोली के अंदर हो रहा है, इनकी तुलना में कम ऊंचाई के ऊपर है। नेक्स्ट जो हमने बात की कि विसुवियस ज्वालामुखी, यहां से संबंधित कई बार सवाल आते हैं कि भाई किस ज्वालामुखी का अध्ययन प्लिनी महोदय ने किया। तो प्लिनी नाम का जो विद्वान था उसके द्वारा इसका अध्ययन किया गया, इसलिए इसको प्लिनी तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। प्रश्न आता है कि प्लिनी तुल्य ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है, वो आपको देगा पिलियन तुल्य, विसुवियस, हवायन, स्ट्राम्बोली। तो उत्तर होगा आपका विसुवियस। कई बार ऐसा होगा कि प्लिनी को ऐसे लिखेगा, प्लिनियन। अब अधिकांशतः जब पेपर के अंदर है ना, न तो हमें पिलियन को समझ पाते हैं और न प्लेनियन को समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे लगने लग जाते हैं पेपर में। तो आपके सामने ऐसा है कि प्लेनियन से संबंधित ज्वालामुखी कौन सी, क्योंकि प्लिनी महोदय ने इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसको क्या लिख दिया, प्लेनियन तुल्य। आपके सामने ध्यान रखना कि प्लिनी ये तो है पिलियन और ये है प्लेनियन, तो दोनों शब्दों के अंदर फर्क रहेगा। और नेक्स्ट जो हमने अगली जो बात कर ली वो है हवाइन तुल्य, जिसका उदाहरण हो गया मोना लोआ, जो अभी हम पीछे करके आए थे हवाई द्वीप में। इसमें विस्फोट नहीं होता है क्योंकि ये शांत उद्गार का होता है। बात जो अभी हम करके आए थे शांत उद्गार वाले होते हैं, उसमें श्यानता की बात करें, सिलिका की मात्रा कम होती है, तो उद्गार एक तरह से शांत प्रवृत्ति का होता है। तो यहां अभी हमने जो बातें की हैं कि वो केंद्रीय उद्भेदन वाले थे, वो सारे विनाशात्मक थे, और ये हमने एक पिक्चर देखने का प्रयास किया और शायद मेरे विचार से हमारे समझ में आ गई। दूसरी इसके अंदर जो बात कर रहे थे कि हम दरारी उद्भेदन वाले
या केंद्रीय उद्भेदन दरारी उद्भेदन वाले। दरारी उद्भेदन वाले होते हैं, उनसे नई रचना का निर्माण होता है, इसलिए इसको रचनात्मक भी कह देते हैं। दरारी जो उद्भेदन हुआ था वो मुख्यतः किस युग में हुआ था? क्रिटेशियस युग में। ये सवाल भी आता है क्योंकि आप जब ये पढ़ते हो कि भारत के अंदर दक्कन के लावा पठार का निर्माण हुआ था, तो क्रिटेशियस युग के अंदर लावा के जमा होने के कारण, तो हमारा ये प्रश्न आएगा कि दरारी उद्भेदन मुख्यतः, ये नहीं है कि उसके बाद में नहीं हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, लेकिन बड़े स्तर के ऊपर अगर बात करते हो तो दरारी उद्भेदन मुख्यतः हुआ था क्रिटेशियस युग के अंदर, और इससे नई रचना का निर्माण हुआ, इसलिए इसको रचनात्मक भी बोल देते हैं। 3 यहाँ पे हम उदाहरण अगर देखेंगे तो लिख दिया, दक्कन का प्रश्न आता है निम्नलिखित में से दरारी उद्भेदन के उदाहरण है, तो दक्कन का लावा पठार आपने देखा कि भारत के अंदर है। कोलंबिया और स्नैक नदी के पठार दोनों ही कहां से संबंधित हैं? यूएसए से संबंधित हैं। तो निम्नलिखित में से दरारी उद्भेदन के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो तीनों आप उदाहरण याद रख लेंगे। किस युग से संबंधित हैं? क्रिटेशियस युग से। और दरारी उद्भेदन यानी नई एक रचना का निर्माण हुआ, इसलिए इसको रचनात्मक भी बोल देते हैं। नेक्स्ट अन्य ज्वालामुखी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन कई बार इनसे संबंधित छोटे मोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो छोटा मोटा कोशिश करियो कि भी आपने ये भी याद रह जाए, क्योंकि जो पीछे वाले जो हम करके आए थे ना, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत, वो तो बार बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि किस राष्ट्र से संबंधित हैं और कौन सा ज्वालामुखी यानी कहां से संबंधित है। ये सवाल वो तो हमें याद रखने कोशिश इनकी भी करनी है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा जोर कौन लगाना, कहने का मतलब वो है ठीक ठाक याद रखने की कोशिश कर ली और बीच में कुछ जोड़ तोड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ 2-3 सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले हेलाना काकी ने शिखर पर शांत रहने दे। कौन सी काकी जी आगे पीछे हो जाएगी थारे तो भी कोई फर्क कौन पड़े, लेकिन 1-2 शब्द मुझे बेरो पड़ जाएगो। हेलेना काकी कठे यूएसए में, तो हेलेना काकी ने शिखर पर शांत रहने दे। हेलेना का मतलब हो गया माउंट सेंट हेलेना, का मतलब हो गया कॉस्केड श्रेणी, की का मतलब किलाइया, और शिखर का मतलब हो गया यहाँ पे लॉसेन शिखर। शांत का मतलब हो गया शांत, रे का मतलब रेंडियर, और है का मतलब हुंड, और दे का मतलब देनाली। प्रश्न ये सारे के सारे यूएसए से संबंधित हो गए। प्रश्न कैसा आएगा? जैसे उसने ये दिया कि निम्नलिखित में से यूएसए से संबंधित ज्वालामुखी, आपको कोई एक दे देगा। जैसे लोसेन शिखर का संबंध है तो आपने बता दिया यूएसए, कॉस्केड श्रेणी का संबंध है यूएसए से, माउंट अनुंग ये दे दिया, इसका मतलब संबंध है इंडोनेशिया से, अनसेन का संबंध है जापान से। ऐसा सवाल आएंगे, यानी राष्ट्र का नाम दे देगा और ज्वालामुखी का नाम दे देगा। तो हेलेना काकी ने शिखर पर शांत रहने दे। बेटे बैठी आराम, आपकी ठंडी पून ले, क्या दिक्कत है, क्यों तंग करो बेने, बात आई आगे नहीं जदी तो केवल छेड़ा ना बेन। तो हेलेना काकी ने शिखर पर शांत रहने दे। गई कठे अमेरिका गई है, टाबर रहे बैठे घूमने गई है, यहाँ मान लियो, तो बैठे जाके बेन आगे छेड़खानी करोगा ठीक बनी है बात कह। दूसरी इस साइड के अंदर देखेंगे ना, ये आइसलैंड आ गया, वो भी बहुत शोर है। गर्मियां में माँ मेनली बोले यहाँ है क्या, बोले गर्मी लग गया ज्यादा, तो बोले लौकी को जूस पिया दो ठंडो रहेगो, तो याद रह जाएगा। आइस तो वहां पे है ही, वो ठंडा एरिया में गयो, अठा भारत बोर तू घूमने गयो, बोले गर्मी बहुत पड़े जी, किन्ने चाला कहीं कह दी, बोले आइसलैंड में चले जाके, बोले बैठे ठंडी ठंड रहेगी क्या, और ऊपर ठंडो लौकी को जूस और पिया दियो, तो याद आप ही रह जाएगा। लौकी की बात करेंगे तो यहाँ पे लौकी प्रश्न आएगा कि लौकी ज्वालामुखी का संबंध है किससे? आइसलैंड से। ग्रीष्म बोटन गरुड़ों को सर्दियों में तो बैठे लिया क्यों, तो इसका मतलब गर्मियों में गया, तो आपने कह दिया कि ग्रीष्म बोटन। संबंध कहां से हो गया? आइसलैंड से। तीसरो देखो, जापान में अण ऊंट जापान की यात्रा करी, ऊंट घूम आयो, आदमी सागे सागे जहाज में ले गया, कठे ले गया जापान में, तो अन से अनसेन और ऊंट से माउंट ऊंट जैन। हाँ तो अपरला ही ऊंट, लेकिन अण ऊंट पर्टिकुलर डिफाइन कर दियो, किसो ऊंट जो जापान की यात्रा करी, तो इतो की तो बैठे ही गो अन्न करियो, तो इसका मतलब अगलो पेपर लिखे देगो थाने शब्द, तो अनसेन आ गया, इसका मतलब अण ऊंट रहा, किसो ऊंट वो जो जापान में गयो भी ऊंट की बात करे, तो अनसेन का मतलब आपने कह दिया कि जापान से हो गया। माउंट ऊंट जैन वो ही ऊंट है जो जापान जागे, इसका मतलब ये भी आपके ठीक हो गया। फिर उसके बाद में माउंट ताल कहां से संबंधित है? फिलीपीन से। एक सूत्र नीचे और लिखा है, अन्नू है ब तंबूरो बजावे कठे इंडोनेशिया। अब जो और कोई तंबूरो बजा जाएगी तो रोड़ो पड़ जाएगो, बजवाणो की कनु है अन्नू कनु,
इसका मतलब अनु से माउंट अनु, और तंबूरो से तंबोरा जगह। ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं? इंडोनेशिया में। तो दो तीन चीजें हैं जिनको आप, हेलेना काकी थाना याद आओगी, तो मतलब अमेरिका की बात करें, वो शिखर के ऊपर बैठी है, शांत रहने जो बेचारे चुपचाप है। आइसलैंड की अगर दिमाग में आती है आपको ये बात करेंगे कि भी गर्मियों की बात है, गर्मियों में वहां पे कोई घूमने गया, बैठे लौकी को ठंडो ठंडो जूस पिया दिया, जिसका मतलब ये बातें आइसलैंड से संबंधित है। अब अण ऊंट मतलब पर्टिकुलर बात कर ली, किसो ऊंट जो जापान की यात्रा कर गए, तो इसका मतलब ऊंट याद रह जगो, अण ऊंट याद रह जगो, जापान में गयो। अब अनु तंबूरो बजावे, बोले कठे बैठी बैठी बजावे, इंडोनेशिया में बजावे, तो इसका मतलब ये इंडोनेशिया से संबंधित हो गया। तो ये तो कुछ हमने सूत्र बेस कर लिया, और दो तीन बातें और रह गई। अब वो देखो, लुल्लाई लाको, किसो लाको, लुल्लाई अपने आप ही नाम स्पष्ट है, इसका मतलब चिल्ली। नेवादो डेल रुज, इसका मतलब कोलंबिया में। जोरुलो मेक्सिको के अंदर। तो ये कुछ आपके सामने सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा ज्वालामुखी का संबंध कौन सा है। तो आधा पड़दा मन लगे कि जोड़ तोड़ के याद रखोगा तो धीरे धीरे याद रह जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो गया। तो एक वीडियो जैसे ही समय मिलेगा तो हम इसको और बनाने का प्रयास करेंगे। यानी हमने यहाँ तक की जो बातें थी उसके ऊपर अध्ययन कर लिया, यानी ज्वालामुखी से संबंधित बात कर ली, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित बात कर ली, ज्वालामुखी के जो कारण थे उसके ऊपर जिक्र कर लिया, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ थे उसकी बात कर ली, ज्वालामुखी के अंग कौन से हैं और ज्वालामुखी के प्रकार कौन से हैं। यानी यहाँ तक हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की है, और उम्मीद करता हूँ मैंने मेरी तरफ से ठीक प्रयास किया है। लेकिन फिर भी आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। जो जो आपको कमियां लगी वो ज़रूर बताइए, ताकि भविष्य के अंदर जब भी काम किया जाए तो उसको और बेहतर करने का प्रयास हो सके। इसी के साथ में